नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एज स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करें, लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन है दैट इज़ मेनली ड्राइव फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। दोनों सोर्सेज से ड्राइव की जाती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी और इंटरनल सोर्सेज से भी। समराइज एट हाई लेवल, हाई लेवल मैनेजमेंट जो है उनके लिए समराइज किया जाता है इसे, एंड इट इज़ रेलेवेंट टू द लॉन्ग टर्म डिसीजंस। डील विद द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल पे सेट किए जाते हैं उससे मुतल्लिक है स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर्ड ऑन एड हॉक बेसिस, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ होती है। अनसर्टन एज फ्यूचर कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, आप फ्यूचर के मुतालिक जो है वो कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन की मदद से, so that is said to be future information that cannot be predicted accurately. It is mainly used by senior management, so senior management mainly इसे use करती है। Then है technical information, it is primarily generated internally, मतलब ज़्यादातर internally generate की जाती है। Summarize at low level as compared to the strategic information, ये low level पे generate की जाती है, summarize की जाती है। Relevant to short term and medium term decisions. Describe and analyze department activities, आप इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि किस एक्टिविटी के लिहाज से जो है इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की जा रही है, ऑब्टेन की जा रही है, किस डिपार्टमेंट के हवाले से। प्रिपेयर्ड रूटीनली एंड रेगुलरली, तो एडहॉक बेसिस का मतलब होता है आर्जी तौर पे प्रिपेयर की जाती है, कभी कभार प्रिपेयर की जाती है, जबकि टेक्निकल इंफॉर्मेशन रूटीनली एंड रेगुलरली प्रिपेयर की जाती है। बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स, तो ये आपके पास क्वांटिटेटिव मेजर्स पे सर बेस करती है, लाइक प्रोडक्टिविटी मेजर्स। थर्ड आपके पास ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है दैट इज़ एंटायरली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज से हासिल की जाती है। डिटेल इंफॉर्मेशन है, फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर की जाती है, टास्क से रिलेटेड है कि किस टास्क के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जानी है, दैट इज सेड टू बी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, एंड लार्जली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज यूज एट दिस स्टेज। So it is required frequently by main users, means managers. Now I will talk about the responsibility accounting. What is meant by responsibility accounting? It is said to be a system of providing information to management. ये एक system है कि जो information provide करता है management को, where the structure of reporting is based on identifying individual parts of business. कि जहाँ पे reporting आपके पास जो की जाती है, इस जो structure of reporting है वो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ बिजनेस पे बेस करता है, और वो इंडिविजुअल पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एक सिंगल मैनेजर की, वो रिपोर्टिंग पार्ट्स जो कि एक सिंगल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसके हवाले से रिपोर्टिंग की जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहा जाता है दैट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बिजनेस हुज मैनेजर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस, वो इंडिविजुअल पार्ट बिजनेस का कि जिसका मैनेजर उसकी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार है। हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कुछ ऐसे है कि इसका लोएस्ट लेवल पे आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर, हायर लेवल पे आते हैं प्रॉफिट सेंटर, और हाईएस्ट लेवल पे आते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो ये छोटी बातें भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि आपके पास लोएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन सा है, सो दैट इज़ कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर, हायर प्रॉफिट सेंटर और हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट सेंटर की। It can be said to be a production or service location, function, activity or item of equipment whose cost is identified and recorded, कि जिसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की जा सकती है, आइडेंटिफाई की जा सकती है। कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसी लोकेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट कि जिसके हवाले से कॉस्ट रिकॉर्ड भी की जा सकती है और आइडेंटिफाई भी की जा सकती है, लाइक इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, इस मशीनरी पे कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, इस लोकेशन पे कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है। सो दैट इज सेड टू बी कॉस्ट सेंटर। एग्जांपल के हवाले से अगर हम बात करें कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉस्ट सेंटर माइट बी मिक्सिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, कि इन डिपार्टमेंट वाइज हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, तो वो एक कॉस्ट सेंटर हो गया।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, वो एक कॉस्ट सेंटर हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, ये कॉस्ट सेंटर हो गया। फॉर अकाउंटिंग फर्म, आपके पास एक अकाउंटिंग फर्म जो कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसके लिए डिफरेंट ब्रांचेस एट डिफरेंट लोकेशन कैन बी सेड टू बी अ कॉस्ट सेंटर, उन्हें कॉस्ट सेंटर कहा जा सकता है। अब किसी भी कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जा सकता है, किसी भी कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जा सकता है, आप इससे ऐसे जज करते हैं कि किस हद तक आप टारगेट्स अचीव कर चुके हैं। इफ़ यू हैव अचीव द टारगेट तो इट मीन्स दैट परफॉर्मेंस आर गुड। सो मैनेजर इस सिलसिले में कंपेयर करता है प्लान एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर को। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर के उसी में आते हैं, सर्कल में आते हैं, उसी लिमिट में आते हैं, तो इट मीन्स दैट मैनेजर हैज़ परफॉर्म वेल, कि जितने उसे एक्सपेंडिचर अलाउ किए गए थे उसने उतने ही एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं। नेक्स्ट बात है रेवेन्यू सेंटर की। इट इज़ सेड टू बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अर्न सेल रेवेन्यू, वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो सेल्स जनरेट कर रहा है। तो ये कोई भी ब्रांच हो सकती है किसी बिजनेस की। रिमेंबर ओनली रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड, सिर्फ रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करना है। लाइक सेल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड, सेल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कि जितना भी सेल रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास रेवेन्यू सेंटर की कोई भी ब्रांच ऑफ बिजनेस हो सकती है। लाइक किसी भी एरिया में जो ब्रांच आपके पास है वो कितनी सेल जनरेट करनी है, दैट कुड बी द रेवेन्यू सेंटर। प्रॉफिट सेंटर कि जहाँ पे आप कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को कंसिडर करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच बोथ कॉस्ट इनकर्ड एंड रेवेन्यू अर्न आर रिकॉर्डेड, कि आप किसी एक ब्रांच के हवाले से ये भी देखते हैं कि उस ब्रांच पे कितनी कॉस्ट खर्च हुई है और कितना रेवेन्यू उस ब्रांच ने अर्न करके दिया है, देन दैट ब्रांच इज सेड टू बी योर प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर इज फाउंड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डिविजनलाइज स्ट्रक्चर, यानी आपके पास डिफरेंट डिवीजन में जो है बिजनेस डिवाइड किया गया है, तो वहाँ पे प्रॉफिट सेंटर आपको मिलता है। विद इन ईच प्रॉफिट सेंटर देयर कुड बी सेवरल कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर, हर प्रॉफिट सेंटर में कई कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर हो सकते हैं। लाइक होलसेल डिवीजन, रिटेल डिवीजन, ये एग्जांपल है आपके पास प्रॉफिट सेंटर्स की। इन्वेस्टमेंट सेंटर, यहाँ पे मैनेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर ना सिर्फ प्रॉफिट का बल्कि इन्वेस्टमेंट का भी रिस्पॉन्सिबल है। सो मैनेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज वेल एज डिसीजन अफेक्टिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल आपने लगाया था उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का वो जिम्मेदार है। एन इन्वेस्टमेंट सेंटर माइट इंक्लूड सेवरल प्रॉफिट सेंटर। अगेन क्वेश्चन, हाउ परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर इज मेजर्ड, कि कैसे आप परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर की। सो इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रिलेटिव टू इन्वेस्टमेंट, यानी आपने कितनी इन्वेस्टमेंट के बदले कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, इस तरह से मेजर किया जाता है। फार्मूला इसके लिए जो यूज़ किया जाएगा वो रोस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड फार्मूला इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस रोस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एसेट टर्नओवर रेशियो विद नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो तो आप रोस यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एसेट टर्नओवर विद नेट प्रॉफिट रेशियो। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हम इसे एक और तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स हैं आपके पास कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर आपकी कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ मील सर्व, कैंटीन में जो खाना सर्व किया जा रहा है उसकी क्या कॉस्ट है, कैंटीन कॉस्ट क्या है, दीज आर ऑल सेड टू बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं डिटेल से नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के मुतालिक, और इसकी एग्जांपल डिफरेंट लेवल पे कंसिडर करते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट स्ट्रेटेजिक लेवल क्या हो सकती है। दैट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन मार्केट, इकोनॉमिक सिचुएशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, एक्टिविटीज़ ऑफ कंपटीटर। तो ये सब आपके पास नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जांपल हैं एट स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल पे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स कि मार्केट की डेवलपमेंट क्या हो रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी जो अगर आई है मार्केट में तो वो क्या है,
और कंपटीटर्स क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। एट टेक्निकल लेवल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती हैं, प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी, स्पीड ऑफ हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट, यानी कितनी जल्दी आप अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, क्या वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं। एम्प्लॉय स्किल लेवल एंड मोरल। एट ऑपरेशनल लेवल इसमें आपके पास नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ रिजेक्ट्स पर मशीन आ सकते हैं। लीड टाइम कहा जाता है ऑर्डर प्लेस करने के बाद गुड रिसीव करने के दरमियान का जो पीरियड है, दैट इज सेड टू बी लीड टाइम। आज आपने गुड्स परचेज करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टार्टिंग की है और कितने अरसे में चीज़ें परचेज करने के बाद आपके पास अवेलेबल होंगी या मैन्युफैक्चर हो जाएंगी, वो लीड टाइम कहलाता है। तो लीड टाइम फॉर मटेरियल डिलीवरीज, नंबर ऑफ लेबर एंड मशीन आवर्स, ये आपके पास ऑपरेशनल लेवल है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। रिमेंबर, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों यूज़ करनी है और समटाइम दोनों इंफॉर्मेशन का कम्बिनेशन उसे यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल ऑफ कंबाइन, अब वैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दोनों को हमने कंसिडर कर लिया, लेकिन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की है एवरेज कॉस्ट ऑफ मील सर्व, कि आप जो मील सर्व कर रहे हैं उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है। अगर आपको उसकी एवरेज कॉस्ट पता चल जाए तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बना सकते हैं, डिफरेंट बजट बना सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मील सर्व करने का कितनी कॉस्ट खर्च हो सकती है। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो सकता है, एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, बजट एंड फोरकास्ट प्रिपेयर करना, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना, कैश फ्लो रिपोर्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल रिपोर्ट, यानी आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, नई मशीनरी खरीदने का प्रोजेक्ट है उसके हवाले से उसको अप्रेज किया जाता है, जज किया जाता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो वो रिपोर्ट तैयार करना, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट एंड रिटर्न टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि सेल्स टैक्स रिटर्न आप वापस कर रहे हैं तो उसके हवाले से रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू मैनेजमेंट इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स में आपके पास फर्स्ट रिपोर्ट कहलाती है रूटीन रिपोर्ट। इट मे बी प्रिपेयर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे कि मंथली रिपोर्ट है तो उसे आप रिपोर्ट्स कहते हैं। तो पहली बात यह कि मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो रिपोर्ट्स की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। अब उसमें रूटीन रिपोर्ट्स क्या हैं, जो कि मे बी रेगुलरली बेस पे जो है प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे कि मंथली रिपोर्ट्स। और नॉन रूटीन रिपोर्ट्स क्या हैं, इट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल पर्पस, मींस एड हॉक रिपोर्ट्स उसकी एग्जांपल है। कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस अराइज हुए हैं कि जिसकी वजह से आपको ये रिपोर्ट बनानी पड़ रही है, सो इट इज़ एड हॉक बेसिस रिपोर्ट्स आर सेड टू बी नॉन रूटीन रिपोर्ट्स। An important point कि when management information fail to meet the needs of management and decision making process, के decision making process में कब management information management की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। What if कि अगर management को inaccurate information provide की जाए, for example over estimation of cost, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट जो है वो less profitable हो सकती है। या over estimation of price अगर आप कर दें तो प्रोडक्ट आपकी सोल्ड ही नहीं होगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस सेट कर दी है तो इट माइट बी पॉसिबल कि इतनी हाई प्राइस पे लोग प्रोडक्ट को या कम लोग प्रोडक्ट को ख़रीद देंगे, वॉल्यूम ऑफ सेल आपका जो है वो ज़्यादा नहीं होगा एंड सफिशिएंट वॉल्यूम आप सोल्ड नहीं कर सकेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अगर इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड ना की जाए, इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड इन टाइम, इट माइट बी प्रोवाइडेड आफ्टर द टाइम डिसीजन इज मेड, कि जब आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। लाइक डिसीजन अबाउट द क्लोजर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस क्लोज करना है उसके मतलब आपने डिसीजन लेना है, और इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जा रही है वो आपका डिसीजन लेने के बाद प्रोवाइड की जा रही है, कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि बिज़नेस क्लोज डाउन कर चुके हैं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो यूज़लेस हो जाती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्प्लेक्स टेक्निक यूज़ करते हैं कि जो जनरल मैनेजमेंट अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी उसके हवाले से नॉलेज जो है वो बहुत कम है। इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ सेड टू बी फ्यूचर इंफॉर्मेशन दैट इज़ सेड टू बी रेलेवेंट,
यानी पास में जो कुछ भी कॉस्ट आपकी खर्च हो चुकी है वो कभी भी रेलेवेंट नहीं होगी। फ्यूचर में जो कॉस्ट खर्च होनी है वो डिसीजन मेकिंग के हवाले से रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर की जाती है। यानी वो कॉस्ट या वो इंफॉर्मेशन कि जिसका अफेक्ट हो सकता है डिसीजन पे। कैश फ्लो एंड इंक्रीमेंटल, मज़ीद जो कॉस्ट खर्च होनी है, मज़ीद जो रेवेन्यू जनरेट होना है, दैट इज़ सेड टू बी योर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए तो ये भी आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट की हेल्प नहीं करेगी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट को ना सिर्फ जो है क्वांटिटेटिव जो है वो फैक्टर्स को कंसिडर करना है, बल्कि क्वालिटेटिव, बिहेवियरल, मोटिवेशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है। एनवायरमेंटल में आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर शामिल हैं जैसे कि गवर्नमेंट के एक्शन, कंपटीटर के एक्शन, कस्टमर डिमांड और वेदर। कन्वेंशनल जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो फोकस ना सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन पे करता है बल्कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे भी फोकस करता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट, मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर की वेल्थ और मैक्सिमाइज करना रेवेन्यू हो सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना या मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना। यानी अगर मार्केट में 100 आइटम जो है वो सेल की जानी है इन टोटल और आपकी कंपनी 20 आइटम सप्लाई कर रही है, इट मीन्स योर मार्केट शेयर इज़ 20%, तो आप उसको इंक्रीज़ करते हैं। ये भी आपके प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जबकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज करना है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। समटाइम आपके पास स्ट्रक्चर फॉलो करता है स्ट्रेटजी को, स्ट्रक्चर फॉलोज द स्ट्रेटजी। सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, कि आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है आप स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हैं कि उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। एंड सेकेंड है स्ट्रेटजी फॉलो स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि आपके पास पहले से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का सेट किया जाता है और फिर उस स्ट्रक्चर के मुताबिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम? ये वो सिस्टम है कि जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सबऑर्डिनेट्स और परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो है वो मेजर की जाती हैं, करेक्ट की जाती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। बेसिक एलिमेंट जो है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के वो क्या क्या हैं? प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, carrying out the plan and measuring the actual result, comparing, evaluating and taking corrective action। ये सब आपके पास बेसिक एलिमेंट हैं कंट्रोल सिस्टम की। प्लानिंग में what to do, what are desired result, then recording the plan, carrying out the plan and measuring the actual result achieved। आपने प्लान पे अमल करना है और देखना है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या अचीव किए हैं। कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट को विद प्लान, एवेलुएट करना कंपैरिजन का क्या नतीजा निकला है ये देखना, और अगर करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है तो करेक्टिव एक्शन लिए जाएं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस फॉर एक्सटर्नल पर्पस लाइक फॉर बैंक, गवर्नमेंट, सप्लायर, उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है, यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है जैसे कि मैनेजर्स। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? कि रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और पोजीशन क्या है उसे रिकॉर्ड करना। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पर्पस क्या है? टू हेल्प इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, कि इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है ताकि वो आपकी हेल्प करे प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से लिस्टेड कंपनीज़ के लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि उन्हें लाजमी प्रोड्यूस करने हैं अकाउंट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्मेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि किस तरह से उन्हें प्रेजेंट करना है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों यूज़ की जाती हैं। यानी ना सिर्फ आप ये देखते हैं कि कितनी कॉस्ट खर्च हुई है, बल्कि नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स को, नंबर ऑफ़ रिजेक्ट्स को भी कंसिडर करते हैं। टाइम पीरियड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पास्ट है, जैसे पिछले एक साल में इनकम स्टेटमेंट शो करती है कि क्या परफॉर्मेंस है, और प्रेजेंट के करंटली बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पास्ट प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर भी हो सकती है। आप फ्यूचर के हवाले से फोरकास्ट करते हैं, बजट बनाते हैं कि अगले साल आप कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और उस पर आपकी कितनी कॉस्ट खर्च होगी। अब इस सिलसिले में ये बात याद रखनी है कि इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसर्न सिर्फ आपका प्रिपेयर करना स्टेटमेंट्स है, कॉस्ट डाटा कलेक्शन है और अप्लाई करना कॉस्ट टू प्रोडक्ट सर्विस एंड इन्वेंट्री, कि आपके पास एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है, उसको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हुए यूज़ करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न ओनली विद दिस। एम ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सर्विस प्रोवाइडेड आपको पता चले, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, सेलिंग प्राइस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ये सब कंसिडर की जाती हैं। इसके अलावा फ्यूचर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद बजट कॉस्ट, दीज आर द कंसर्न्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। So this is the basic information about the management accounting, basic theory. You can say the first chapter of management accounting.